Welcome students. RN classes is back with the discussion of another school test. This test was conducted by Ryan International School for class 9th. Time given was 2 hours and the maximum marks was 40. Straight away jumping on to section A. Question number 1 is find the value of k if x minus 1 is a factor of p of x and p of x is given. कहते हैं x minus 1 is factor of p of x. It means 1 is 0 of p of x. यही है. अगर 1 इस पॉलिनोमियल की 0 है तो इसका मतलब इस पॉलिनोमियल में x की जगह क्या रखूं 1, तो ये पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा 0. तो गिवन p of 1 is equal to 0. ये गिवन था तुम्हें. अब x की जगह 1 प्लेस कर देते हैं. रखे 1 तो 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस k this is equal to 0. Now 1 square 1 plus 1 plus k is equal to 0. तो 2 plus k equals to 0. तो k is equal to -2. और k की वैल्यू फाइंड करनी थी. Yes. Next, move on to question number 2. Question is evaluate 99 cube using suitable identities. अब identities use करके ही find करना है. अब कैसे करें? अच्छा 99 क्यूब है. इसके पास किसका क्यूब आता है? इजीली जो लिख सकते हो 100 का. तो इसको क्या लिख सकती हूँ मैं 100 माइनस 1 होल क्यूब. क्या आइडेंटिटी लगा सकते हो? क्या बन गया a माइनस बी होल क्यूब. बोलो आइडेंटिटी क्या होती है? दैट इज a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब. अब रख देते हैं. हेयर a इज 100 एंड b इज 1. नाउ a क्यूब दैट इज 100 क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b. a इज 100 तो 100 स्क्वायर इंटू b दैट इज 1 प्लस 3 इंटू a दैट इज 100 इंटू b स्क्वायर दैट इज 1 स्क्वायर माइनस b क्यूब. b इज 1 तो 1 का क्यूब. नाउ 100 क्यूब. अब 100 क्यूब तो सबको आता है. बोलो कितनी जीरोस 6 जीरोस माइनस 3 इंटू 100 स्क्वायर. अच्छा 100 स्क्वायर क्या होगा? कितनी जीरोस 4 जीरोस मतलब 10,000. 3 इंटू 10,000 30,000. देन प्लस 3 इंटू 100 300. साथ में क्या है 1 स्क्वायर. 300 माइनस 1. अब ये दोनों प्लस वाली टर्म्स इनको ऐड किया तो 1 0 0 0 300 माइनस. अब ये माइनस 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 प्लस तो ये क्या बन गया 30001. अब सब्ट्रैक्शन करनी है. सब्ट्रैक्शन करनी सबको आती है. सब्ट्रैक्ट करके तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा 970299. दिस इज द फाइनल आंसर. यस. नेक्स्ट मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2 और पार्ट. Question is what is the possible expression for the dimensions of the cuboid whose volume is given below. Volume दे दिया उसने. अब चाहिए क्या dimensions of the cuboid. अच्छा volume of cuboid होता क्या है? Volume of cuboid क्या होता है? That is L into B into H. अब ये given था तुम्हारे पास that is 3x square minus 12x. दिस इज L इंटू P इंटू H. अब तुम्हें डायमेंशन चाहिए मतलब LPH. तो इसका मतलब इसकी क्या चाहिए फैक्टर्स. इसको इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा. अब कैसे लिखें? फैक्टर्स कैसे बनाएं? फैक्टराइजेशन के लिए सबसे पहले क्या करते हैं कॉमन. क्या इस पूरी में से कुछ कॉमन आ रहे हैं? देखें 3 यहाँ 12 तो 3 तो कॉमन है और यहाँ x स्क्वायर यहाँ x भी कॉमन है. और क्या बचा पीछे? यहाँ पे बच गया x यहाँ -4. दिस इंटू दिस तो L इंटू B इंटू H. तो पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर डायमेंशंस आ गए तुम्हारे पास 3x -4. और यही तो चाहिए थे तुम्हें. राइट. यस. नेक्स्ट मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन इज प्रूव दैट इफ chords of a congruent circles subtend equal angles at the center then the chords are equal. अब chords of congruent circles की बात करी है उसने. congruent circles कौन से होते हैं? circles with the same radius.
ठीक है, अब कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स बना लेते हैं। से ये मैंने एक सर्कल बनाया, ये मैंने दूसरा सर्कल बनाया विद द सेम रेडियस। से दिस इज O और इसका सेंटर है O डैश। वो क्या कहते हैं, इफ कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर। ये मैंने एक कॉर्ड ली इस सर्कल की और ये मैंने ली इस सर्कल की। से दिस इज AB, दिस इज CD। वो कहते हैं सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। ये कौन सा एंगल सबटेंड कर रही है, AOB, दिस एंगल। ये कौन सा एंगल सबटेंड कर रही है, एंगल CO'D, दिस एंगल। वो कहते हैं दीज टू एंगल्स आर इक्वल, देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। ये प्रूव करना है कि AB इज इक्वल टू CD। ठीक है, अब हमने खुद सर्कल्स कंसीडर करे, कंसीडर लिखना पड़ेगा, टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स with centers O and O dash। ठीक है, अब गिवन क्या है तुम्हें, एंगल AO। अब AB कॉर्ड्स और CD कॉर्ड्स भी ली, लेट AB and CD be the chords of the circle। ये भी लिखना पड़ेगा। अब गिवन क्या है, एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल CO डैश, सॉरी। अब ये गिवन है और प्रूफ क्या करना चाहते हो, कॉर्ड AB इज इक्वल टू कॉर्ड CD। टू प्रूव AB इज इक्वल टू CD। अब ये प्रूव करना है, दो लेंस की इक्वालिटी कहां से आती है, कॉन्ग्रुएंसी से। अब दो दो ट्राइंगल्स दिख रही हैं, कॉन्ग्रुएंट कर दो इनको। तो इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल CO'D देखें क्या पता है, OA इज इक्वल टू O'(C)। क्यों, अब कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स है, मतलब सर्कल्स विद द सेम रेडियाई। अब लिखना पड़ेगा रेडियाई ऑफ द कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। और क्या पता है तुम्हें, एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल CO'D। ये तो गिवन ही था। और भी कुछ पता है, ये साइड ले ली तुमने इसके इक्वल, ये एंगल ले लिया। अब कहाँ जाएं, इस पे चले जाते हैं। ये भी तो पता है, OB इज इक्वल टू O'(D) विद द सेम रीजन, रेडियाई ऑफ द कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। ये लिखना पड़ेगा। So the triangle AOB is congruent to triangle CO'D। Triangles congruent हुई by which rule, SAS। इस रूल से ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हुई बाय SAS रूल। अब अगर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होंगे, इक्वल। सो AB फर्स्ट थर्ड है, इधर देखें फर्स्ट थर्ड, CD इज इक्वल टू CD बाय CPCT। यही प्रूव करना था, हो गया। यस, नेक्स्ट मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन इज इफ अ लाइन इंटरसेक्ट्स टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। अब कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स भी उसने बता दिया कौन से होते हैं, सर्कल्स विद द सेम सेंटर, और आसान कर दिया, विद द सेंटर O एट पॉइंट A, B, C एंड D। प्रूव दैट AB इज इक्वल टू CD। अब AB ये लेंथ किसके इक्वल करनी है, इस लेंथ के। अब ये दो लेंथ इक्वल चाहिए। अब लेंथ की इक्वालिटी तो कॉन्ग्रुएंसी से आती है, पर ये किसका क्वेश्चन है, सर्कल्स का। अब सर्कल्स में कहां से फायदा होगा, सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करने पे। तो ये रहा सेंटर, सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं। तो ये पार्ट कहाँ जाएगा, कंस्ट्रक्शन में। से दिस इज पॉइंट M, राइट। तो कंस्ट्रक्शन क्या है तुम्हारी, फ्रॉम O ड्रॉ OM परपेंडिकुलर टू द AD। ठीक है, अब लेंस पे जाने कैसे चले देख लेते हैं। अब AD देखना, ये A पॉइंट, ये D पॉइंट, AD है क्या, बिगर सर्कल की कॉर्ड। तो हम लिख सकते हैं AD इज कॉर्ड ऑफ बिगर सर्कल।
और OM हमने परपेंडिकुलर बना दिया AD के ऊपर यूजिंग कंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब एक बात बताओ, परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है कॉर्ड के ऊपर, तो कॉर्ड को क्या करेगा, बाइसेक्ट। तो दिस मीन्स AM इज इक्वल टू MD। अब इसका रीजन लिखना जरूरी है। रीजन, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू अ chord bisects the chord। ये तो पता ही था। ठीक है, अब ये पूरी लेंथ AM किसके इक्वल होगी, MD के। अब एक बात बताओ, BC भी तो chord है स्मॉलर सर्कल की, ये भी लिख सकते हैं, BC इज chord ऑफ स्मॉलर सर्कल। और OM तो उसके ऊपर भी परपेंडिकुलर है, OM is perpendicular to BC. This implies BM is equal to MC. With the same reason, perpendicular from the center to a chord bisects the chord. क्या क्वेश्चन हो गया, देखें। अब देखो, AM पूरा MD के इक्वल, उसमें से BM वाला पार्ट MC के इक्वल। हमें कहाँ जाना है, AB पे। AB कैसे आएगा, AM में से BM माइनस करने पे। CD पे जाना है, CD कैसे आएगा, MD में से MC माइनस करने पे। तो कर देते हैं। अब जाना कहाँ है, AB पे। AB क्या है, AM माइनस BM, है ना। CD क्या है, MD माइनस MC, ये है। अब इनके बीच में क्या चाहिए, इक्वालिटी। क्या हो रही है, इक्वल। देख लो, AM माइनस BM, MD माइनस MC, बीच में क्या है, इक्वालिटी। So this is 1, this is 2. Now subtracting 2 from 1, we can say that AM minus BM is equal to MD minus MC. अब देखें, AM ये पूरा इसमें से BM सब्ट्रैक्ट कर दिया तो बच गया, AB MD में से MC सब्ट्रैक्ट कर दिया तो बच गया CD। यही तो प्रूफ करना था। कितना आसान क्वेश्चन था। Yes, next move on to question number 5. Question is, draw a line segment AB of 4 centimeter in length. Draw 2 lines perpendicular to AB through A and B respectively. Are these lines parallel? अब देखते हैं। जैसे तो खुद सोचो, अगर मैं रफ स्केच में भी बनाती हूँ, ये तुम्हारे पास 4 सेंटीमीटर, ये तुमने इसके ऊपर परपेंडिकुलर बनाया, मतलब 90 का एंगल बनाया, इसके ऊपर बनाया। क्या ये दोनों लाइंस पैरेलल होंगी? बिल्कुल होंगी। क्यों? ये दो लाइंस, ये इनके बीच में ट्रांसवर्सल, ये एंगल्स कैसे हैं? को इंटीरियर एंगल्स। अब को इंटीरियर एंगल्स का सम क्या है? 180 डिग्री। तो इसका मतलब ये क्या है? लाइंस पैरेलल। अब एग्जैक्ट डायग्राम बना देते हैं, देखते हैं। विद द हेल्प ऑफ दिस रूलर तुम ए बी सेगमेंट बना सकते हो, दैट इज 4 सेंटीमीटर। अब ड्रॉ 2 लाइंस परपेंडिकुलर टू ए बी। अब ड्रॉ बोला है तो हम विद द हेल्प ऑफ कंपास बना देते हैं। यहाँ रखा टिप ऑफ द कंपास, ये लगाई आर्क, ये बनाया 60, ये बनाया 120, ये इसको किया बाइसेक्ट, तो ये एंगल तुम्हारा बन गया 90 डिग्री। एक परपेंडिकुलर बना दिया, ए से पास करता, बी से पास करता भी बनाना है। यहाँ रखे टिप ऑफ द कंपास, आर्क लगाई, यहाँ 60, यहाँ 120, बाइसेक्ट किया, ये आर्क लगा दी। ठीक है, एक ये बना दिया। अब कहते हैं आर दिस 2 लाइंस पैरेलल? यस, द 2 लाइंस आर पैरेलल। अब बताना भी पड़ेगा क्यों। अब से इसको नाम दे देती हूँ मैं पॉइंट P, इसको नाम दे देती हूँ मैं पॉइंट Q। सिंस एंगल PAB प्लस एंगल QBA इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल PAB एंड एंगल QBA आर co-interior angles and their sum is 180, so the 2 lines are parallel. यही बताना था। Yes. Next, move on to question number 6. Question is, if probability of an event E is equal to 0.47,
देन फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। अब तुम्हें एक चीज पता है क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई किसके इक्वल होती है? 1 के। ये तो पता है। अब उसने इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी दे दी, दैट इज 0.47। अब चाहिए किसकी? नॉट ई की। फाइंड कर लेते हैं। इज इक्वल टू 1, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इज इक्वल टू 1 माइनस 0.47। अब दिस इज 0.53। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई मिल गई। सिंपल। यस। नेक्स्ट मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6 और पार्ट। Question is compute the probability of the occurrence of an event if the probability of the event not occurring is 0.56। सेम ही तो क्वेश्चन है। क्या है? probability of an event E plus probability of not E, मतलब not occurrence of E किसके इक्वल है? 1 के इक्वल। अब probability of occurrence चाहिए तुम्हें, ये चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई। दे कौन सी रखी है? नॉट अकरिंग, दैट इज 0.56। दिस इज इक्वल टू 1, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इसके इक्वल आएगा 1 माइनस 0.56, दैट इज 0.44। ये है रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, राइट? यस। नेक्स्ट मूव ऑन टू सेक्शन बी, 3 मार्कर्स। देखें फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कंप्यूट द वैल्यू of 9x square plus 4y square if xy is equal to 6 and 3x plus 2y is equal to 12। अब चाहिए किसकी वैल्यू? 9x square plus 4y square की। अब ये दे रखे हैं, क्या ये तीनों आपस में रिलेटेड है? सोच लो। देखो 9x स्क्वायर क्या है? 3x का होल स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर क्या है? 2y का होल स्क्वायर। अगर मैं इसको बोलूं a, 3x को 2y को बोलूं b, ये है क्या? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये क्या है? a प्लस b। अच्छा, ये कैसे रिलेटेड है? किस आइडेंटिटी से? a प्लस b होल स्क्वायर। तो a प्लस b होल स्क्वायर क्या होता है तुम्हारे पास? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। नाउ a इज 3x, तो 3x प्लस 2y होल स्क्वायर, दैट इज 3x स्क्वायर plus 2 into a, that is 3x, b, that is 2y, plus b square, that is 2y whole square। अब ये क्या बन गया? 9x square। ये क्या बन गया? plus 4y square। ये हमें चाहिए। ये 3 2s are 6, 6 2s are 12xy। This is 3x plus 2y whole square। अब तुम्हें क्या चाहिए? इन दोनों का सम। इनको कंबाइन कर लो, 9x square plus 4y square। अब बाकी जगह क्या कर दोगे? जो गिवन है उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट। नाउ 3x प्लस 2y ये गिवन था 12, तो ऊपर क्या है? स्क्वायर, 12 स्क्वायर। अच्छा, यहाँ क्या बचा? 12xy। अच्छा, xy भी पता है, दैट इज 6, तो 12 स्क्वायर 144 इज इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 12 6 आर 72, तो 72 दूसरी साइड लेके जाओगे तो 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज 144 माइनस 72, दैट इज 72। ये आ जाएगा तुम्हारे पास आंसर, राइट? यस। नेक्स्ट मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन इज इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज अ रेक्टेंगल। अब डायगोनल्स क्या है? इक्वल। पैरेललोग्राम के रेक्टेंगल शो करने हैं, बनाए। से दिस इज पैरेललोग्राम ए बी सी डी। ये और ये पैरेलल है, ये और ये पैरेलल है। ये रहा डायगोनल ए सी, ये रहा डायगोनल बी डी। वो कहते हैं ए सी बी डी के इक्वल है। देखें, कंसिडर अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, क्योंकि खुद कंसिडर किया है ये नाम ए बी सी डी। गिवन ए सी इज इक्वल टू बी डी। अब टू प्रूफ क्या है तुम्हारा? ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। ये तो हमने देख लिया हमें क्या क्या पता है और कहाँ जाना है। अब एक बात बताओ, रेक्टेंगल पे कैसे जाएं? रेक्टेंगल कैसे प्रूव करते हैं किसी क्वाड्रिलेटरल को? पहले पैरेललोग्राम शो कर देते हैं, फिर 1 एंगल 90 करते हैं। यही थी रेक्टेंगल की डेफिनेशन। पर उसने पैरेललोग्राम तो खुद दे दिया, अब बचा क्या शो करने का? 1 एंगल 90 डिग्री। अब 1 एंगल 90 करना है, कैसे करें? चलो
इसको 90 कर दें ये वाले एंगल को। अच्छा इसको 90 कैसे करेंगे, ध्यान से देखो ABCD पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम में एंगल से रिलेटेड तुम्हें क्या पता है, बोलो एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, है ना। ये और ये इन दोनों का सम तो 180 डिग्री है। अब मेरे को तो ये 90 प्रूव करना है, ये 90 प्रूव कैसे होगा, अगर दोनों इक्वल हो जाएं तो प्रूव हो जाएगा 90। ध्यान से, मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल करने हैं, दो एंगल्स की इक्वालिटी कहां से आएगी, कॉन्ग्रुएंस से। तो अब कॉन्ग्रुएंसी पे चले जाते हैं, कौन कौन सी ट्राइंगल्स ने बोलो जिसमें ए बी हो बी बी हो एंगल। तो इन ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल BCA, यही है ट्राइंगल्स। अब देखें, एक मैंने ट्राइंगल ली ADB दिस वन, दूसरी ट्राइंगल ली मैंने ACB दिस वन। क्या क्या पता है तुम्हें, एक तो चीज कॉमन ही दिख रही थी, AB इज इक्वल टू AB, तो कॉमन है। अच्छा और भी कुछ पता है, एक चीज उसने दे ही रखी थी AC इक्वल टू BD, ये भी पता था AC इक्वल टू BD। अब BD मेरा इस ट्राइंगल में, तो BD इज इक्वल टू AC, ये लिखूंगी मैं गिवन। और भी कुछ पता है, अभी तक क्या नहीं यूज किया बोलो, पैरेललोग्राम। ABCD इज अ पैरेललोग्राम, मतलब ये साइड और ये साइड भी इक्वल है, दिस मीन्स AD इज इक्वल टू BC। अब यहां पे रीजन क्या लिखोगे, opposite sides of parallelogram are equal, ये लिखना पड़ेगा। क्या ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई, बिल्कुल, yes yes yes, by SSS rule triangles are congruent by SSS। triangle ADB is congruent to triangle BCA। तुम्हें क्या चाहिए था, ये एंगल इसके इक्वल, क्या ए के कॉरेस्पॉन्डिंग बी आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो एंगल DAB किसके इक्वल आ गया, एंगल CBA। अब ये तो एंगल्स इक्वल ही हुए हैं, अभी 90 करना था, वो भी लिखना पड़ेगा। अब देखें आगे क्या लिखना है, एंड एंगल DAB प्लस एंगल CBA इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका रीजन, adjacent angles of parallelogram are supplementary, ये लिखोगे। अब ये दोनों कैसे एंगल्स हैं, इक्वल, तो 2 टाइम्स एंगल DAB लिख सकते हो, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल DAB इज 180 बाई 2, दैट इज 90 डिग्री। अब ये लिख दिया तुमने, अब बेबी रीजन स्टेट करोगे। So ABCD is a rectangle. So ABCD is a rectangle. Reason, as ABCD is a parallelogram with one angle 90 degree. As ABCD is parallelogram with one angle 90, ये लिखना पड़ेगा, राइट। यस, नेक्स्ट मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन इज, इफ टू सर्कल्स इंटरसेक्टेड 2 पॉइंट्स, प्रूव दैट देयर सेंटर्स लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कॉर्ड। देखें, इसने बोले 2 सर्कल्स इंटरसेक्टेड 2 पॉइंट्स। एक ये सर्कल बनाया मैंने, एक ये सर्कल बनाया, से दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B, जहां पे वो इंटरसेक्ट करते हैं। से इसका सेंटर है O, इसका सेंटर है O डैश, ठीक है। अब वो क्या कहते हैं, प्रूव दैट देयर सेंटर्स लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कॉर्ड। कॉमन कॉर्ड कैसी कॉर्ड होगी, जो इस सर्कल की भी कॉर्ड हो, इस सर्कल की भी कॉर्ड हो, मतलब कौन सी कॉर्ड, AB। वो कहते हैं सेंटर्स लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मैंने सेंटर्स को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब सेंटर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करेंगे, इसका मतलब क्या है कि जो O डैश है वो AB का क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये प्रूव करना है हमें कि O डैश इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। ध्यान से,
तो टू प्रूव ओ डैश इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। अब ये कैसे प्रूव करें? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या है? से दिस इज पॉइंट एम कि ए एम एम बी के इक्वल भी है और ये वाला एंगल 90 भी है। ये प्रूव करना है। दैट इज ए एम इक्वल्स टू एम बी एंड एंगल ए एम ओ इज इक्वल टू 90। अब ये कैसे शो होगा? पहले तो देखो, दो लेंस की इक्वालिटी चाहिए। दो लेंस की इक्वालिटी कहाँ से आती है? कॉन्ग्रुएंस से। तो ट्राइंगल्स लेनी पड़ेंगी। अच्छा, कौन सी ट्राइंगल्स लें? जिसका ये पार्ट है ए एम और एम बी, ये लेंथ और ये लेंथ, तो ट्राइंगल बना लेते हैं। ज्वाइन ओ विद ए एंड ओ विद बी। ठीक है, अब ये ट्राइंगल लेते हैं। इन ट्राइंगल ओ ए एम एंड ट्राइंगल ओ बी एम। अब कॉन्ग्रुएंसी पे जाना है। बोलो कैसे जाओगे? क्या पता है तुम्हें? ओ ए और ओ बी तो इक्वल है बिकॉज रेडियाई ऑफ द सर्कल ओ ए इज इक्वल टू ओ बी रेडियाई। अच्छा, और क्या पता है? ओ एम कॉमन है। ओ एम इज इक्वल टू ओ एम कॉमन, ये पता है। अब थर्ड साइड ये वाली तो इक्वल ही करनी है, तो एस 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 रूल तो लगा नहीं सकती मैं। तो फिर कहाँ पे जाएंगे? एंगल पे। अब कौन सा रूल होता है? एस ए एस, मतलब एंगल इंक्लूडेड। अब ये साइड ली तुमने, ये साइड ली, अच्छा उनके बीच में तो ये एंगल है इंक्लूडेड और इधर ये है। क्या ये एंगल्स इक्वल हैं? इसके बारे में तो कुछ नहीं पता। या तो प्रूव कर दो कि ये एंगल्स इक्वल हैं। अब इन एंगल्स की इक्वालिटी पे कैसे जाएं? अब एंगल्स की इक्वालिटी भी कहाँ से आती है? कॉन्ग्रुएंसी से। अब एक बात बताओ, क्या यही ट्राइंगल्स ले लूं? अब इसमें तो पहले ही कॉन्ग्रुएंसी नहीं मिल रही, तो कोई और ट्राइंगल्स देखनी पड़ेंगी जिनके ये एंगल्स हों। अब और कौन सी ट्राइंगल देखें जिसका ये एंगल है? अब दो सर्कल्स की बात हुई है, दूसरे का तो हम यूज ही नहीं कर रहे, तो कर लें। अब ज्वाइन ओ डैश विद ए एंड ओ डैश विद बी। ट्राइंगल्स नहीं बन गई? ए ओ डैश एंड बी ओ डैश, जिनके ये एंगल्स है। क्या ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है? ऑब्जर्वेशन बिल्कुल है, बहुत आसान। देखें, इन ट्राइंगल ओ ए ओ डैश एंड ट्राइंगल ओ बी ओ डैश, बोलो क्या क्या पता है? एक चीज सबको दिखती है, ओ डैश इज इक्वल टू ओ डैश। क्या है? कॉमन। और क्या पता है तुम्हें? ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, ये क्या है? रेडियाई ऑफ द सर्कल विद सेंटर ओ। अच्छा, और क्या पता है? सॉरी, ओ डैश ए इज इक्वल टू ओ डैश बी, ये भी तो पता है। रेडियाई ऑफ द सर्कल विद सेंटर ओ डैश, ये भी रेडियस है। तो बाय एस 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 रूल ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। बाय एस 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 ट्राइंगल ओ ए ओ डैश इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ बी ओ डैश। तो क्या एंगल्स इक्वल हो गए ये वाले? बिल्कुल। दिस इम्प्लाइज एंगल ए ओ डैश इज इक्वल टू एंगल बी ओ डैश बाय CPCT। अब ये एंगल्स इक्वल है तो इनका यूज कर लेती हूँ मैं यहाँ पे। सो एंगल AOM इज इक्वल टू एंगल BOM। अब लिखना पड़ेगा, कहाँ से आया? फ्रॉम 1 से दिस इज 1। ठीक है, अब ये साइड, ये एंगल, ये साइड, तो बाय SAS रूल ये ट्राइंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट हो गई। बाय SAS ट्राइंगल OAM is congruent to triangle OBM। ठीक है, अब ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई तो क्या ये लेंस इक्वल हो गई? बिल्कुल। क्या प्रूव करना था? AM इक्वल्स टू MB, AM सेकेंड थर्ड, इधर सेकेंड थर्ड BM। एक पार्ट तो हो गया प्रूफ। ठीक है, सॉरी, यस। अब कुछ और भी चाहिए। एंगल AMO इज 90 डिग्री, ये वाला एंगल 90 चाहिए। अब ये एंगल 90 भी मिल गया क्या? बात बताओ, ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट करी तो ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल हो गए। देखो M के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है?
एम, तो एंगल ए एम ओ इज इक्वल टू एंगल बी एम ओ बाय सी पे सी टी। ठीक है, अब ये दो एंगल्स इक्वल हैं और ए बी क्या है, स्ट्रेट लाइन, तो एंगल ए एम ओ प्लस एंगल बी एम ओ इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन लीनियर पेयर। So 2 times angle AMO is equal to 180. So angle AMO is equal to 90. ये भी प्रूव हो गया, यही तो करना था। ठीक है, अब हम बोल सकते हैं कंक्लूजन फ्रॉम वन, तो हमने ले लिया, दिस इज 2, दिस इज 3, फ्रॉम 2 and 3 the centers lie on the perpendicular bisector of the common chord। ये कंक्लूजन में भी लिख के आओगे, ध्यान से। yes, next move on to question number 10। question is a conical tent is 10 meter high and radius of its base is 24 meter। अब एक कॉनिकल टेंट है, हाइट दे रखी है 10 मीटर और बेस रेडियस है 24 मीटर। ऐसा सा होगा, ठीक है। से दिस इज ए, यह है रेडियस तुम्हारा, और हाइट, दिस वर्टिकल हाइट दैट इज 10 मीटर, रेडियस इज 24 मीटर। ठीक है, अब वो क्या कहते हैं, स्लांट हाइट ऑफ द टेंट, ये फाइंड करो। फाइंड स्लांट हाइट ऑफ द टेंट, कौन सी हाइट, दिस वन, दैट इज से एल। एल फाइंड करना है, कैसे फाइंड करें, हमें तो एक रिलेशन पता है, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। क्यों, पाइथागोरस थ्योरम लग जाती है ना। ठीक है, नाउ से ए ओ बी नाम दे देते, तो इन ट्राइंगल ए ओ बी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम L square is equal to R square plus H square, where R is the radius of the tent and H is the height. Now R is 24, 24 square, H is 10, तो 10 square, 24 का square 576, 10 का square 100, ये आ गया 676, तो L square आ गया 676। हमें तो L चाहिए, L क्या आएगा, किस नंबर का square 676 होता है, बोलो 26 का, तो इसका आंसर तो मिल गया 26 मीटर। ठीक है, yes, now second part is cost of the canvas required to make the tent। if the cost of 1 square meter canvas is rupees 70, assume pi is equal to 22/7। अब b part क्या है, find the cost of canvas। अब canvas कहाँ यूज होगी, टेंट बनाने हैं, बोलो कहाँ कहाँ यूज होगी, सिर्फ और सिर्फ कर्व्ड सरफेस पे, बेस पे थोड़े लगा दोगे, ध्यान से। ठीक है, तो कैनवस रिक्वायर्ड, पहले तो ये देखें कितनी कैनवस चाहिए तभी तो कॉस्ट आएगी, इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द टेंट। अब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ टेंट क्या होता है, कॉनिकल टेंट है, पाई आर एल। नाउ पाई दैट इज 22/7, आर दैट इज 24, एल दैट इज अभी तो फाइंड किया है 26 स्क्वायर मीटर। अब एरिया है तो स्क्वायर मीटर्स में, अब मैंने कैलकुलेशन यहाँ पे नहीं करी, आगे जाके करेंगे। ठीक है, हमें तो कॉस्ट चाहिए ना, वहीं कर लेते हैं। नाउ कॉस्ट ऑफ 1 स्क्वायर मीटर कितनी है, दैट इज ₹70। अब हमें कितने स्क्वायर मीटर की कॉस्ट चाहिए, दिस मच से, दिस इज ए, तो कॉस्ट ऑफ ए स्क्वायर मीटर, दिस इज ए इंटू ₹70। अब a that is 22/7 into 24 into 26 into 70। Now 7 ones are 7, 7 tens are 70। अब ये बच गया 22 into 24 into 26 into 10। अच्छा 24 into 26 कितना आसान होता है, 24 क्या है, बोलो 25 minus 1, ये क्या है 25 plus 1, तो 25 square minus 1 that is 625 minus 1, 624, तो 22 into 624 into 10। अब 624 को भी 22 से मल्टीप्लाई करना है, बोलो कितना आसान है, कर भी सकते हो, 624 into 22, अब 2 से किया 1248,
दोबारा फिर किया 1248, अब ये 8 8 4 12 1 कैरी, ये आया 7 1 3 7 2 8। ठीक है, अब दिस इज रुपीज 1 3 7 2 8, साथ में ये 10 भी था, 0 नहीं भूल जाना ध्यान से। ठीक है, यस। नेक्स्ट मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10 और पार्ट। क्वेश्चन क्या है, इसकी स्टेटमेंट जरा अच्छे से पढ़ना। वो कहते हैं प्रवीण wanted to make a temporary shelter for her car by making a box-like structure with tarpaulin that covers all the four sides and the top of the car, with the front face as a flap which can be rolled up. Of course, अगर चारों sides कवर कर देगी तो कार कैसे घुसेगी, तो वो कहते हैं कि फ्रंट फेस पे एक फ्लैप होगा। ठीक है, assuming that the stitching margins are very small and therefore negligible, how much tarpaulin would be required to make the shelter of height 2.5 meter with base dimensions 4 meter into 3 meter? अब कैसा स्ट्रक्चर है, बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, अब कैसा सा होगा देखने में, बना लेते हैं। तुम्हारे पास ये बनाया मैंने, एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, अब वो क्या कहती है कि टॉप भी कवर हो जाए और ये फेसेस 1 2 3 ये 4 और ये टॉप और ये पीछे वाला और ये फ्रंट फेस, मतलब बेस छोड़ के। ठीक है, कवर करना है तारपोलिन से। अब हाउ मच तारपोलिन वुड बी रिक्वायर्ड, तारपोलिन यूज कहाँ होने, इस फेस पे। ठीक है, इस वाले फेस पे और फ्रंट फेस पे और बैक फेस पे। ठीक है, और टॉप पे, यही यूज होना है, बस बेस पे नहीं होगा ना, ध्यान से। तो फिर कितने एरिया पे तारपोलिन यूज हो रहे हैं, अगर मुझे तारपोलिन जहां यूज होना है वो एरिया मिल गया तो मुझे पता चल जाएगा कितनी तारपोलिन की जरूरत है। ठीक है, तो अब वो एरिया कैसे फाइंड करें, क्या नहीं चाहिए तुम्हें, बेस नहीं चाहिए, टॉप भी चाहिए, लेटरल सरफेसेस भी चाहिए बॉक्स की, तो ले लो। तो तारपोलिन रिक्वायर्ड किसके इक्वल होगा, बोलो, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द स्ट्रक्चर surface area of the structure plus area of top, यही होगा। अब लेटरल सरफेस एरिया, कैसी स्ट्रक्चर है, क्यूबॉइडल, लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है क्यूबॉइड का, 2 इंटू एल इंटू एच प्लस 2 इंटू बी इंटू एच, साथ में एरिया ऑफ टॉप, जितना बेस का होगा उतना ही टॉप का होगा, दैट इज एल इंटू बी। ठीक है, अब देखें 2h कॉमन बचा, क्या, l प्लस बी प्लस एल बी। क्या एल बी और h पता है, उसने क्या बोला था, हाइट 2.5 मीटर, तो 2 इंटू 2.5 एंड बेस डायमेंशंस 4 मीटर इंटू 3 मीटर। अब हम फर्स्ट वाला l मान के चलते हैं, सेकंड वाला b, तो l प्लस बी 4 प्लस 3 प्लस l इंटू बी दैट इज 4 इंटू 3, कैलकुलेट कर लो, 2 इंटू 2.5 दैट इज 5, 5 into 4 plus 3 that is 7, 5 into 7 plus 4 3s are 12, तो 35 plus 12 that is 47 square meter. This much tarpaulin will be needed. ठीक है, yes. Next move on to section C, 4 markers। देखें क्या है क्वेश्चन, वो कहते हैं in parallelogram ABCD 2 points P and Q are taken on diagonal BD such that DP is equal to BQ। कहते हैं ये डायगोनल BD के ऊपर 2 पॉइंट्स है P and Q such that DP ये और ये इक्वल है। ठीक है, अब फर्स्ट पार्ट क्या है, शो दैट ट्राइंगल APD is congruent to triangle CQB। ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल वो कहते हैं कॉन्ग्रुएंट है,
कॉन्ग्रुएंट देख लेते हैं तो कैसे हैं। तो इन ट्राइंगल APD एंड ट्राइंगल CQB, देखो क्या क्या पता है तुम्हें। एक चीज तो उसने दी थी, DP इक्वल्स टू BQ, ये लेंथ और ये लेंथ तो इक्वल है, ये तो मैं लिख ही देती हूँ, DP इज इक्वल टू BQ, तो गिवन ही था तुम्हें। और क्या पता है तुम्हें, ध्यान से पढ़ना स्टेटमेंट, इन पैरेललोग्राम ABCD तो पैरेललोग्राम है, इसका मतलब ये साइड इस साइड के इक्वल होगी, तो AD इज इक्वल टू BC। अब इसका रीजन लिखना पड़ेगा, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। देन और क्या पता है, अब ये साइड ले ली मैंने, ये वाली साइड ले ली, थर्ड के बारे में कुछ नहीं कह सकते, कुछ पता ही नहीं जब, तो फिर कहाँ जाएंगे, इंक्लूडेड एंगल पे। देखें ये रहा एंगल इंक्लूडेड इन दोनों के बीच में। अच्छा इधर से मैंने ये ली और ये ली, इनके बीच में एंगल ये, क्या ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है? सोचो जरा, बिल्कुल। क्यों, कैसे एंगल्स हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एंगल ADP is equal to angle CBQ. Reason? अब AD is parallel to BC and BD is transversal. So alternate interior angles are equal. Alternate interior angles are equal. ये भी पता था, ठीक है। अब क्या ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई, ये साइड ली ये एंगल या ये साइड ली, बाय SAS रूल ट्राइंगल APD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CQB। यही तो प्रूफ करना था फर्स्ट पार्ट में, ये तो हो ही गया। तो सेकेंड पार्ट देखना जरा क्या है, वो कहते हैं प्रूफ दैट AP इज इक्वल टू CQ। अब दो लेंस की इक्वालिटी कहाँ से आती है, कॉन्ग्रुएंसी से। अच्छा AP इक्वल्स टू CQ, AP अभी तो ट्राइंगल्स प्रूव करी, इसकी साइड है, CQ इस ट्राइंगल की साइड है, तो फिर ये भी तो इक्वल होंगी बाय CPCT। तो सेकेंड पार्ट भी हो गया। क्या था सेकेंड पार्ट, वो कहते हैं AP इज इक्वल टू दैट इज CQ, ये चाहिए AP इक्वल्स टू CQ फ्रॉम वन क्या है हमारे पास, triangle APD is congruent to triangle CQB. Triangle APD is congruent to triangle CBQ. ठीक है। अब अगर तो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या हैं, इक्वल। तो AP फर्स्ट सेकेंड, इधर फर्स्ट सेकेंड CQ, सो AP इज इक्वल टू CQ बाय CPCT। यही प्रूव करना था, यस। नेक्स्ट थर्ड पार्ट, वो कहते हैं ट्राइंगल AQB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CPD। AQB देखें, ये ट्राइंगल AQB एंड CPT, अच्छा ऑन द सेम लाइंस ये भी ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं है। देखें ये लेंथ इस लेंथ के इक्वल, और क्या पता है, ये तो तुम्हें इक्वल दे ही रखा था। अच्छा क्या ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल है, ये भी तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, ये भी इक्वल हैं, तो लगा देते हैं, राइट। तो इन ट्राइंगल ABQ एंड ट्राइंगल CPD देखें क्या क्या पता है, AB इज इक्वल टू CD, एक तो ये चीज पता है, रीजन ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ये पता था। अच्छा और भी कुछ पता है, क्या पता है, BQ इज इक्वल टू PD, ये गिवन था। और भी कुछ पता है, देख लो अच्छे से, एंगल ABQ इज इक्वल टू एंगल CDP, रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये भी पता था, ठीक है। तो बाय SAS triangle ABQ is congruent to triangle CDP, देख ले यही आएगा।
ए बी क्यू, ए के कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टेक्स सी और ए बी किसके इक्वल है, सी डी के, तो सी डी और बी के कॉरेस्पॉन्डिंग डी। ठीक है, तो ये आएगा बी के कॉरेस्पॉन्डिंग डी। अब हमें क्या चाहिए नेक्स्ट पार्ट में, वो कहते हैं प्रूफ ए क्यू इज इक्वल टू सी पी। ए क्यू, अब देखना जरा, ए क्यू ये वाली लेंथ इसी ट्राइंगल का हिस्सा है और सी पी ये इस ट्राइंगल का हिस्सा है। क्या ये दोनों लेंथ इक्वल है? बिल्कुल। क्यों? क्योंकि ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। देखें, सो ए क्यू फर्स्ट थर्ड ये और सी पी फर्स्ट थर्ड, दिस इज इक्वल टू सी पी। एज फ्रॉम टू ABQ is congruent to triangle CDP and by CPCT AQ is equal to CP. ये भी प्रूव हो गया, right? Yes. Next, move on to question number 12. Question is, construct a triangle ABC in which BC is 7 centimeter, angle B is 75 degree and AB plus AC इज 13 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन क्या है, कंस्ट्रक्शन का। कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल एबीसी। अब एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले रफ स्केच बनाएंगे। रफ स्केच बनाते हैं। सबसे पहले बेस बनाया, दैट इज से BC। अब एंगल B 75 डिग्री, सपोज ये मैंने 75 डिग्री एंगल भी बना दिया। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, AB प्लस AC 13 सेंटीमीटर। नेक्स्ट स्टेप क्या है, यहाँ पे AB प्लस AC कट कर लिया, दैट इज 13 सेंटीमीटर से दिस इज पॉइंट D, AB प्लस AC। अब मेरा ट्राइंगल तो जब पूरा होगा ना, जब मुझे वर्टेक्स A मिलेगा। अब वर्टेक्स A होगा कहाँ, पहले तो ये बताओ। अब ये एंगल तो फिक्स है, ठीक है, होगा तो इसी पे ही, BD पे। क्यों? क्योंकि AB प्लस AC है ये पूरा, तो A तो इसी के ऊपर ही होएगा, BD लाइन सेगमेंट के ऊपर। अब ये कहाँ आएगा, ये तुम्हें सर्च करना है। यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, कहीं भी हो सकता है इस सेगमेंट पे, तो सर्च करना पड़ेगा। कैसे? सपोज अगर यहाँ होता है, ये लेंथ तो बन गई AB, पूरा क्या था BD, AB प्लस AC के इक्वल। अगर ये AB बन गया तो ये पीछे क्या बचेगा तुम्हारे पास, AC। अच्छा, ये A है तो ये C है, तो ये भी लेंथ AC है, मतलब ये लेंथ और ये वाली लेंथ क्या होंगी, इक्वल। मतलब ऐसा पॉइंट ढूंढना है मुझे जो D और C से क्या हो, सेम ही डिस्टेंस पे। ऐसे पॉइंट जो D और C से इक्वल डिस्टेंस पे होंगे, कहाँ होंगे बोलो, DC के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे। तो DC को ज्वाइन करते हैं और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना देते हैं। वो तुम्हें बनाना आता ही है, जहां पे वो इंटरसेक्ट करते हैं वो तुम्हारा रिक्वायर्ड पॉइंट होता है A, राइट? अब फेयर कंस्ट्रक्शन, ये तो था रफ स्केच। कैसे करें, सबसे पहले बेस BC बनाया, BC दैट इज 7 सेंटीमीटर विद द हेल्प ऑफ रूलर। अब एंगल B बनाना है 75 डिग्री। अब रफ स्केच में तो सीधा बना दिया, यहाँ नहीं, कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। एंगल B 75 डिग्री कैसे बनेगा, तुम्हें किसका एंगल बनाना आता है, 60 का आता है, 90 का आता है, उससे 75 पे कैसे जाएं? एक बात बताओ, 60 और 90 के बीच में आएगा 75। 60 से कितना ज्यादा है, 15। 90 से कितना कम है, 15। तो मतलब जो 60 और 90 के बीच में एंगल बनेगा उसको बाइसेक्ट कर देंगे तो मिल जाएगा मुझे एंगल। करें, ये बनाया मैंने सेमी सर्कल विद सम रेडियस, यहाँ लगाई 60 की आर्क, यहाँ लगाई 120 की, ये बनाया 90 बना लिया। 60 को भी बना डालो, क्यों? क्योंकि फिर तभी तो बाइसेक्ट करोगे। ये बनाया मैंने 60। अब ये पार्ट तो इतना है 60, इसमें कितना चाहिए 15, और ये पूरा कितना है 30, तो इसको बाइसेक्ट करके 15 निकाल लेते हैं इसमें से अलग से। कैसे करें बाइसेक्ट, यहाँ पे रखी टिप ऑफ द कंपास, हाफ से ज्यादा ओपन करी, आर्क लगाई, फिर यहाँ रखी टिप ऑफ द कंपास, हाफ से ज्यादा ओपन करी, आर्क लगाई। नाउ ये बन गया तुम्हारे पास 45 डिग्री, सॉरी 75 डिग्री, ठीक है। ये पूरा एंगल ये है 75 डिग्री, ठीक है। ये कितना था 60, तुम्हें तो 75 चाहिए। नेक्स्ट स्टेप क्या था, यहाँ पे इस एंगल पे
कितना सेगमेंट कट करने हैं? 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर कट करने हैं। यहाँ पे रखोगे टिप ऑफ कंपास, कितना ओपन करोगे? 13। तो सपोज यहाँ पे आता है 13 तुम्हारा, से दिस इज पॉइंट डी। ठीक है, अब डी पॉइंट है तुम्हारा ये। नेक्स्ट स्टेप क्या था? डी को सी से ज्वाइन करना, कर दो। डी को कर दिया सी से ज्वाइन। अब वर्टेक्स ए चाहिए, वो कहां पे होगा? बीडी लाइन सेगमेंट और सीडी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे। अब सीडी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाएं? यहां रखे टिप ऑफ द कंपास। कैसे बनाते हैं? हाफ से ज्यादा ओपन करी, सीडी के हाफ से ज्यादा ओपन करी, आंख लगा दी, लगाएं, इधर भी लगा दी। देन टिप ऑफ कंपास रखी यहां विद द सेम रेडियस, यहां आंख लगाई, यहां आंख लगाई, ये बन गया तुम्हारे पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सीडी। ठीक है, अब पॉइंट तो ये मिल गया मुझे, दिस इज ए, जो बीडी सेगमेंट और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर है। तो नाउ ज्वाइन ए विथ सी, तो ट्राइंगल ए बी सी इज रेडी। अब इसको थोड़ा डार्क भी करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन है, दूर से दिखना चाहिए तुम्हारा ट्राइंगल। ठीक है, यस। नेक्स्ट मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 13 बेस्ड ऑन केस स्टडी। क्वेश्चन क्या है? वो कहते हैं 3 coins are tossed simultaneously 200 times with the following frequencies of different outcomes given in the table. अब टेबल गिवन है, कहते हैं रीड द डेटा गिवन इन द टेबल केयरफुली। क्या दे रखे हैं? आउटकम्स दे रखे हैं। वो कहते हैं 3 tails 20 times, 2 tails 68 times, 1 tail 82 times and no tail 30 times. अब वो क्या कहते हैं? If the 3 coins are tossed simultaneously again, compute the probability of getting less than 3 tails, exactly 2 heads, exactly 1 head and at least 1 tail. ये 4 parts है तुम्हारे पास। ठीक है, फर्स्ट पार्ट देखना, getting less than 3 tails। अब getting less than 3 tails का मतलब क्या है? कितने coins toss किए? 3 coins। वो कहते हैं 3 tail से लेस आना चाहिए, मतलब 0 tail भी आ सकती है, 1 भी आ सकती है, 2 भी आ सकती है, पर 3 से लेस। ठीक है, 3 नहीं आ सकती, मतलब ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन 3 tails निकाल सकते हो। कैसे? अब देखिए प्रोबेबिलिटी होती क्या है किसी एक्सपेरिमेंट की। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई क्या होते हैं? डिनोमिनेटर में टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, न्यूमिनेटर में नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच इवेंट हैज अकर्ड। यही होते हैं। अब टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स देखें, उसने क्या बोला था? 3 coins आर टोस्ड साइमल्टेनियसली 200 टाइम्स। एक्सपेरिमेंट क्या था? 3 coins का टोस्ट करना, कितनी बारी? 200 टाइम्स। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स क्या है तुम्हारे? दैट इज 200। तो ये तो मुझे पता है। अब न्यूमिनेटर में नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच इवेंट हैज अकर्ड। इवेंट क्या था? गेटिंग लेस देन 3 tails। लेस देन 3 tails मतलब 2 1 नो। अब ये एक बात बताओ, पूरा कितने है? 200। ये तीनों चाहिए, मैं देख लेती हूँ ये कितने हैं? 20। तो इन तीनों का सम क्या होगा फिर? 200 माइनस 20 दैट इज 180। ठीक है, तो सीधा डालूंगी 180, 0 से 0 कैंसल। अब 2 के टेबल पे 2 9s are 2 10s are, तो ये आ गया 0.9 विच इज ऑप्शन ए। यस। नेक्स्ट पार्ट इज कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 2 heads। अब एग्जैक्टली 2 heads चाहिए। अब ध्यान से देखो डेटा, उसमें क्या था? हमें तो टेल्स के बारे में बता रखा है और प्रोबेबिलिटी पूछ ली एग्जैक्टली 2 heads की। अब हेड्स पे कैसे जाएं? एक्सपेरिमेंट देखो, 3 coins आर टॉस साइमल्टेनियसली। 3 बार टॉस किया है, या हेड आएगा या टेल आएगा। ठीक है, अब 2 बार हेड आना चाहिए, 2 बार तो हेड आएगा ही आएगा, तो फिर थर्ड टाइम क्या आएगा? टेल। तो मतलब कितनी टेल्स? 1 tail। 1 tail प्रोबेबिलिटी निकालनी है बेसिकली, राइट? यस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट
दैट इज एग्जैक्टली 2 हेड्स क्या होगी डिनोमिनेटर में टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स दैट इज 200. अब एग्जैक्टली 2 हेड्स मीन्स 1 टेल. तो 1 टेल देखें कहाँ है 82 टाइम्स. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 82. अब डिवाइड कर दो 2 से. 41 यहाँ पे 100 तो 0.41 विच इज ऑप्शन बी. यस. नेक्स्ट कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 1 हेड. अब फिर से हेड पे पहुंच गया वो. देखें एग्जैक्टली 1 हेड. एग्जैक्टली 1 हेड मतलब 3 बार टॉस हुए, एक बार तो हेड आना चाहिए एग्जैक्टली. तो बाद में फिर क्या आएगा टेल. टेल मतलब 2 टेल्स. 2 टेल्स कहाँ है ये रही. तो इसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए. ठीक है. तो डिनोमिनेटर में टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स. टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स दैट इज 200 और 2 टेल्स कितनी है 68. तो यहाँ पे रख दिया 68. अब कैंसल करें 100 यहाँ पे 34 2 के टेबल पे कट कर दिया मैंने तो 0.34. ऑप्शन सी इज करेक्ट. यस. नेक्स्ट पार्ट इज कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट 1 टेल. अब एट लीस्ट 1 टेल इसका मतलब कम से कम एक. ये तो होनी चाहिए कम से कम एक. 2 भी हो सकती हैं 3 भी हो सकती हैं ज़्यादा तो जितनी मर्जी हो जाए. ठीक है. अब एट लीस्ट 1 टेल पे जाने मतलब ये भी आएगा ये भी आएगा ये भी आएगा. अब इनका सम करने के बजाय तुम सीधा देख लो टोटल 200 थे ये कितने हैं 30 नो टेल वाले. तो 200 माइनस 30 दैट इज 170. ठीक है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 टेल. डिनोमिनेटर में टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स. न्यूमिनेटर में नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच इवेंट हैज अकर्ड दैट इज कितने हैं 170. 0 से 0 कैंसल. अब 17/20 ये आया. अब देख लेते हैं 17/2 दैट इज 8.5 ओवर 10 दैट इज 0.85. ऑप्शन डी. ऑप्शन डी इज करेक्ट. यस. नेक्स्ट मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन इज once 4 friends Rahul, Arun, Ajay and Vijay went for a picnic at a hill station. Due to peak season, they didn't get a proper hotel in the city. The weather was fine, so they decided to make a conical tent at a park. They were carrying 300 square meter of cloth with them. As shown in the figure, they made the tent with height 10 meter and diameter 14 meter. ये जो diameter है ये 14 meter है. The remaining cloth was used for the floor. ठीक है. उन्होंने conical tent बना लिया. अब वो क्या कहते हैं How much cloth was used for the floor? अब देखें फ्लोर के लिए वो कहते हैं कितना क्लॉथ यूज हुआ. उसने क्या बोले द रिमेनिंग क्लॉथ वाज यूज्ड फॉर द फ्लोर. अब रिमेनिंग क्लॉथ निकालना पड़ेगा. अब रिमेनिंग क्लॉथ कैसे निकाले. अब क्लॉथ यूज कहाँ किया पहले तो उन्होंने ये वाला टेंट बनाने में ये कर्व्ड सरफेस में ये वाली देख रहे हो ना येलो एंड ब्लैक यहाँ क्लॉथ यूज किया है मतलब कर्व्ड सरफेस पे. तो हम देख लेते हैं कितना क्लॉथ उन्होंने यूज कर लिया पहले राइट. तो वो किसके इक्वल होगा क्लॉथ used for the tent is equal to curved surface area of the cone. यही होगा. अब curved surface area of the cone that is pi r l. pi कुछ नहीं बोला तो 22/7. हाँ रेडियस बेस रेडियस ये 14 मीटर है ना डायमीटर 14 है तो रेडियस इज 7. l तो पता ही नहीं तुम्हें तो वर्टिकल हाइट दे रखी है ये वाली दैट इज 10 मीटर. तो क्या यहाँ से l निकाल सकते हो क्या होते हैं l स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर. नाउ r दैट इज 7 तो 7 स्क्वायर h दैट इज 10 तो 10 स्क्वायर तो 49 प्लस 100 दैट इज 149. तो l क्या आ गया स्क्वायर रूट 149. अब तुम्हारे आंसर्स तो स्क्वायर रूट में है ही नहीं ऑप्शंस में तो इसका मतलब इसको तो डेसिमल में चेंज करना पड़ेगा. अब स्क्वायर रूट 149 फाइंड कर सकते हो. यह आ जाएगा तुम्हारे पास 12.20. ठीक है दैट इज 12.20 अप्रॉक्सीमेटली.
अब क्योंकि उसने ऑप्शंस में, हमारे पास ऑप्शंस देखो ध्यान से, 1 डेसिमल प्लेसेस तक है, तो हम 2 डेसिमल प्लेसेस तक निकालेंगे, उससे अप टू 1 करेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये आया 12.20, तो हम इसको 12.2 ही कंसीडर करेंगे, तो मल्टीप्लाइड बाय 12.20 ओवर 100। अब 7 से तो 7 कैंसिल हो गया, ठीक है, 0 से 0। अब एक बात बताओ, एक तो है तुम 22 इंटू 122 ओवर 10 कर लो, है ना। अब ऑप्शंस देखना जरा, ऑप्शंस क्या थी, डेसिमल एक में ही था, बाकी सीधे सीधे थे, तो आंसर तो दिख रहा था तुम्हें ए, पर चेक करना पड़ेगा। देख ले ये क्या है, 22 इंटू 122 करने 100 प्लस 22, 122 होते हैं इंटू 22, 100 इंटू 22, 2200 प्लस 22 का स्क्वायर दैट इज 484। ये कैलकुलेशन सिखा रही हूँ। अब ऐड कर दो, दैट इज 842684 बाई 10, तो 268.4 स्क्वायर मीटर। अब इतना क्लॉथ तो उन्होंने इसकी कर्व सरफेस पे ही यूज कर लिया, ये वाले पे, तो फिर फ्लोर के लिए कितना बचा, था कितना 300, ठीक है। तो फिर फ्लोर के लिए क्या बचा, 300 माइनस 268.4 स्क्वायर मीटर, और जब तुम कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 31.6 स्क्वायर मीटर, राइट। यस। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट, व्हाट वाज द वॉल्यूम ऑफ द टेंट। अब टेंट कैसा है, कॉनिकल, तो वॉल्यूम ऑफ कॉन सबको फाइंड करना आता है, दैट इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई कुछ नहीं बोला, 22/7 आर, रेडियस 7, 7 इंटू 7, हाइट that is 10 given थी, 7 से 7 कैंसल। now 22 into 7 154, 154 into 10 1540 over 3, कैलकुलेट कर लो, 3 5s are 15, अब 3 1s are 3, then 10 बचा, 3 3s are 9, फिर अब 10 10 बचता ही जाएगा, डेसिमल लगा के 3 3 3 so on। अब ऑप्शन में क्या है, 1 डेसिमल प्लेसेस तक करेक्ट, तो 513.3 मीटर क्यूब, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। वैसे तो दिख रहा था डिनोमिनेटर में 3 है ना, आएगा तो डेसिमल्स में 3, तो कैंसिल ही नहीं हो रहा, तो ऑप्शन तो सी आनी है, ठीक है। यस। थर्ड पार्ट इज व्हाट वाज द एरिया ऑफ द फ्लोर। अब एरिया ऑफ द फ्लोर की बात हुई है, ध्यान से। अब एरिया ऑफ फ्लोर कौन सा लोगे, टेंट के बेस का एरिया, टेंट उसका फ्लोर कैसे है, सर्कुलर, तो सर्कल का एरिया दैट इज पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू पाई तो यूज करोगे 22/7 आर, दैट इज 7 इंटू 7, 7 7 कैंसिल हो गया, 22 इंटू 7 154 स्क्वायर मीटर, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, व्हाट वाज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टेंट। अब यहाँ पे वो किस में इंटरेस्टेड है, बेसिकली टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कॉन में, टोटल वर्ड यूज कर लिया। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन क्या होते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन किसके इक्वल होते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया दैट इज पाई आर एल प्लस बेस एरिया, ठीक है। अब वो क्या होगा, दैट इज पाई आर स्क्वायर। अब पाई आर एल, बात बताओ, अभी तो फाइंड किया था, ये फाइंड किया तुमने 268.4 स्क्वायर मीटर, दोबारा कैलकुलेट थोड़ी करते रहोगे, सीधा लिखोगे 268.4 प्लस बेस एरिया, देखें ये रहा 154, तो 154 ऐड कर दो जरा, दैट इज 422.4 स्क्वायर मीटर, तो विच इज ऑप्शन बी, ये आ जाएगा तुम्हारे पास आंसर, right? And this is all about your paper. I hope you have enjoyed the paper. Okay, bye bye, see you next time.